Zulfikar Ali Bhutto was hanged at the start of the month. नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया? तब भी आपको वही मारेंगे जहाँ आपको बहुत तकलीफ होगी। Pakistan is an intelligent people. Absolutely not. पाकिस्तान का मतलब क्या? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ पाकिस्तान टॉकीज। मैं हूं अहमद सुबहानी और मेरे साथ है रावल अब्बास शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे है। इस पॉलिटिकल सिचुएशन से एक शेर याद आता है, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। तो शाह साहब, आपका क्या ख्याल है कि अज़्म का तवाफ़ जारी है या वाकई कश्ती भंवर में है? सुबहानी, आपने बहुत खूबसूरती से पुट अप की है ये सारी सिचुएशन, लेकिन पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आपकी सियासी वाबस्तगी कोई भी हो, आप जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करें, हमारे इस प्रोग्राम में जो प्रायोरिटी होगी वो होगी सबसे पहले पाकिस्तान। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने क्योंकि शेर से लिंक अप किया है तो मैं भी एक शेर के थ्रू ही उसका जवाब देना चाहूँगा। वो शेर है कि साहिल के सुकून से मुझे इनकार नहीं, साहिल के सुकून से मुझे इनकार नहीं, लेकिन तूफ़ानों से कश्ती निकालने का मज़ा और है। सबसे पहले तो सुबहानी, हम ना जो ये 9 मई के वाक़यात हैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। शहदा की यादगारों पे हमले करना, अपनी GHQ पे आप अटैक कर दें, आप अपनी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को तबाह करें, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो आजकल एक किस्म का रियासती जबर या जो रियासत के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं एक सियासी पार्टी को तोड़ने में, उनको ब्लैकमेल करने के जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स पे जुल्म हो रहा है। ख़ास तौर पे पता है, माएँ बहनें साझी होती हैं, माँओं बहनों को इस्तेमाल करके अगर आप किसी सियासी रहनुमा को ब्लैकमेल करेंगे और उससे अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कराएंगे तो एक तो वो देरपा नहीं है, दूसरा इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। हमारे PTI के जो भाई हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त साथ बैठने वाले हमारे PTI को सपोर्ट करते हैं और बड़े शदीद कह लें डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं। मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, बहुत दिल उनके टूटे हुए हैं, लेकिन उनके लिए एक पैगाम है कि मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है, मेरा ख्याल है वो इसमें से ही सोलेस ढूंढें कि मर्द वंगारे कदे नहीं हारे, गज्जन शेर मरेले, मर्द वंगारे कदे नहीं हारे, गज्जन शेर मरेले, मर्दां उत्ते आंदे रहंदे औखे सौखे वेले। तो उनके लिए ये है। और ऑपोजिट साइड पे जो PDM की जमातों के सपोर्टर्स हैं, यकीनन उन्होंने ये प्रेशर्स, ये प्रॉब्लम्स रिसेंटली फेस किए हैं। 3-4 साल पहले उनके रहनुमा गिरफ़्तार हुए, उनके लोगों पे रियासती जबर किया गया, झूठे मुकदमों में अंदर किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, और आज वो कह रहे हैं कि देखा हमारे साथ हुआ था, आज बदला पूरा हो रहा है। तो कारमा भी किसी हद तक होता है, लेकिन उन सब के लिए एक नसीहत कह लें, एक मशवरा कह लें, तो एक शेर है कि मेरा ख्याल है मियाँ साहब का ही है, तो वो है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, कल सजना भी टुर जाना है। तो ये ना हो कि कल वो वक्त दोबारा आ जाए, तो आज खुशी के शादियाने बजाने का वक्त नहीं है, थोड़ा सा मच्योर जो है बिहेवियर वो शो करें। अच्छा शाह साहब, आजकल एक सवाल है, हर ज़ुबान पर वो सवाल आप कहें कि सुनने को मिलता है कि दुश्मन को धूल चटा देने वाली पाक अजीम फ़ौज जो है, इसकी इंस्टॉलेशन, इसके हेडक्वार्टर्स पे निहत्ते PTI वर्कर्स ने जो हमला किया है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सुबहानी, आपने जो ये सवाल किया ना, ये मैंने वाकई बहुत लोगों से सुना है। हर बंदा जब ये अटैक हुआ, सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे PTI के हर भाई की स्टोरी पे, सोशल मीडिया की स्टोरीज़ पे ये वीडियोस पोस्ट हुई कि जो तारीख़ में कभी नहीं हुआ वो हमारे कारकुनान ने आज कर दिखाया। आज हमने इनकलाब का कह लें पहली ईंट रख दी
आज इनकलाब का आगाज़ हो गया। लेकिन जब ये हो रहा था तो पॉलिटिक्स का कोई भी स्टूडेंट जो था वो ये प्रिडिक्ट कर सकता था कि बहुत सख्त हालात पीटीआई के लिए अब नविश्ता दीवार हो चुके हैं। ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि इनके साथ अब कोई अच्छी नहीं होने वाली। अब बात यह है कि दो तरीके थे जिससे ये रुक सकता था या इसका इम्पैक्ट कम हो सकता था। या तो फ़ौज बीच में आती और शायद नुकसान कम हो जाता, इनको दूर ही रोक लेती, ये कैंट्स में, GHQs में, कोर कमांडर के घर में ये एंटर ना हो सकते। लेकिन उसमें एक ख़तरा ये भी था कि फायर करना पड़ जाता, और अगर फायर करते और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ज़्यादा नुकसान गॉड फॉरबिड हो जाता, लोग मर जाते, तो हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते थे। वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी। हर बंदे के अपने ज़राए होते हैं और कुछ कॉमन सेंस होती है, कुछ एनालिटिकल स्किल होती है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो ये सारा वक़ुआ हुआ है, इसमें जो अटैक था वो पीटीआई की जानिब से ही किया गया है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें रास्ते में रोका नहीं, उन्हें एंटर होने दिया और ये एक किस्म का फ़ैसला कर लिया कि यू डू टुडे व्हाट यू वांट टू डू, विल सॉर्ट यू आउट लेटर। और अब ये एक इतना बड़ा टैबू और प्रॉब्लम बन चुका है पीटीआई के लिए कि ये दाग कई दिहाइयों तक नहीं धुल सकेगा। 97 में सुप्रीम कोर्ट पे कुछ वर्कर्स ने हमला किया, आज तक नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून वो फेस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाली जमात ये है। तो और उसके अगर आप असबाब पढ़ें तो वो बड़ी डिफरेंट से हालात थे, वो इस तरह अटैक नहीं था। लेकिन ये तो उसमें कोई ना पार्टी ने प्रमोट नहीं किया हुआ था कि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं थी। इस पे तो लगातार वार्निंग्स थी, इसमें पार्टी लीडर्स के बयानात थे और अटैक करवा दिया गया। ये टैबू बहुत जल्दी धुलने वाला नहीं है। इसमें मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो हमारे भाई हैं उन्हें एहतजाज पुरअमन करने का हक भी है और होना भी चाहिए, हर इंसान को है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके थे, मुख्तलिफ ज़राए वो इस्तेमाल कर सकते थे। वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते, वो बहुत ज़्यादा लोग अपने ले आते सड़कों पे, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता। वो अगर थोड़ा सा बैक फुट पे खेलते खेलते इलेक्शन में बहुत बड़ी फतह हासिल कर लेते तो वो इम्पैक्ट कर सकते थे। सुबानी, हर पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना, वो एक किस्म का अपने लीडर्स के थ्रू, उसका स्टूडेंट भी होता है, उससे ग्रूम हो रहा होता है। लीडर्स जो पॉलिसीज़ लेके चल रहे होते हैं, फॉलोअर्स उनको अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उनको आइडियलाइज कर रहे होते हैं। अब आज एक ये डायलेमा क्रिएट हुआ है कि समझ ही नहीं आ रही कि पीटीआई कभी इनको अटैक्स को ओन कर रही है, कभी वो उसको डिसओन कर रही है। तो अगर आप ये मान भी लें कि ये अटैक पीटीआई ने नहीं करवाया, उस दिन इमरान खान और लीडर्स के ऑर्डर्स नहीं थे कि आप इस तरह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करें, तो अगर आप ये ट्रेंड देखें ना, तो बहुत अरसे से एक मॉब मेंटालिटी, एक मॉब कल्चर प्रमोट हो रहा है। किसी लीडर को, किसी खातून को फॉलो करना, उनके घर के बाहर 5-10 लड़के बेशक लेके बैठ जाना, ये कोई कमेंडेबल चीज़ तो नहीं है। किसी को चोर चोर के नारे लगाने, यार अगर आपको किसी से इख्तलाफ है, आप अदालत में उस पर केस कर दें, आप प्रोटेस्ट ज़रूर करें। लेकिन ये क्या तरीका है कि कभी आप किसी खातून को फॉलो कर रहे हैं, कि कभी आप रेस्टोरेंट में ना खुद खाना खा रहे हैं ना दूसरों को खाना दे रहे हैं, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। ये एक मॉब कल्चर तो बड़े अरसे से प्रमोट किया जा रहा है। और मसला ये है कि अगर इसको पीटीआई प्रमोट नहीं भी कर रही ना, तो लीडर्स इसको कंडेम भी नहीं कर रहे। आप सोशल मीडिया देख लें, हर वीडियो जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं, वाहियात बातें की जा रही हैं, हरास किया जा रहा है लोगों को, एक मॉब मेंटालिटी फॉलो हो रही है, उसको प्रेज किया हुआ है पीटीआई के वोटर, सपोर्टर और लीडर्स ने। मतलब किसी एक पार्टी की बात नहीं,
आप सतर क्लिफ्टन पे अटैक करें, आप 9-0 पे अटैक करें, आप बिलावल हाउस पे अटैक करें, आप जमान पार्क पे अटैक करें, आप बनी गाला पे अटैक करें, आप रायवंड, मॉडल टाउन, एवन फील्ड पे अटैक करें, मंसूरा पे अटैक करें, कहीं भी जाके आप जत्था मेंटालिटी को प्रमोट करें तो ये कंडेमेबल चीज़ है। और ये बहुत पहले इसको रोक देना चाहिए था। हम तो बड़ा पुराना इस चीज़ पे बात करते थे कि ये एक बहुत गलत कल्चर प्रमोट हो रहा है और ये अपने घर को आग लगाएगा, और आज वो मौका आ गया। आज जो हमारे पीटीआई के नादान भाई, इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहलाया गया कि वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है। ये जिन लोगों ने यादगार शहदा जलाई हैं, तोड़ी हैं, क्या इन्होंने अपनी अक्ल इस्तेमाल की? जिन्होंने ये अपने साथ जुल्म किया, मैं कहता हूँ लोगों को और मुल्क के साथ तो क्या जुल्म किया, अपने साथ जुल्म किया। अब जेलों में सड़ेंगे, इन्होंने अपनी तबाही फेर लिया। अब बात यह है कि जो पीटीआई का रहनुमा और हमारे भाई जेल जा रहे हैं, हमने इसकी पहले ही मजम्मत कर दिया, ये कोई अमल ठीक नहीं है। लेकिन जब आप इनकलाब की बात करें तो पाकिस्तान में एक इनकलाबी शायर गुजरे, हबीब जालिब साहब का एक शेर है कि मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। तो बने ना मंसूर हलाज, डट जाएं आमरों के सामने, कुर्बानी दें, जेल काटें। पहले तो नहीं होंगे जिन्होंने काटी है, जालिब साहब ने काटी, फैज़ साहब ने काटी, पीपल्स पार्टी के जियालों ने काटी, कोड़े खाए, नून लीग के लोगों ने रिसेंटली खाए। ये पहली दफ़ा तो कोई सियासी कारकुन जेल नहीं काट रहा, तो आप डट जाएं, आप ये कर सकते हैं, मर्द बनो। अच्छा रावल, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं भी एक चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ कंडेमेबल है उसको कंडेम करना चाहिए, और जो चीज़ आपको अच्छी आपने की है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है और ये जो रहनुमा पीटीआई को छोड़ के जाना शुरू हो गया है, तो आने वाले इलेक्शंस में ये इस पार्टी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? सुबानी, ये अब वो जिस तरह कहते हैं ना, खेल अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। हमारे मुल्क की सियासत जो है वो हर एरिया के लिहाज से वेरी करती है। इस्लामाबाद, लाहौर के कुछ इलाके, कराची के कुछ इलाके, ये मेट्रोपॉलिटन हल्के कहलाए जाते हैं। इसमें पार्टी वोट का शेयर सबसे ज़्यादा होता है और इसमें ज़्यादातर उम्मीदवार बहुत कम मैटर करता है। लोग ये देख के वोट देते हैं कि हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं, नवाज़ शरीफ को दे रहे हैं, जरदारी साहब को दे रहे हैं। जो ये पंजाब जीटी रोड की बेल्ट है, ख़ास तौर पे जहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की सबसे सख्त मुकाबला मुतवक्को है। सेंट्रल पंजाब आप जिसे कह सकते हैं, नॉर्दर्न पंजाब भी काफ़ी हद तक, और साउथ में भी काफ़ी हद तक, यहाँ पे इलेक्टेबल्स का वोट बहुत ज़्यादा होता है। अब इलेक्टेबल्स का मिसाल के तौर पे अगर 70 to 80% अपना धड़े बरादरी और अपनी पर्सनैलिटी का वोट है, तो 20% 25% चेरी ऑन द टॉप, वो जो टॉप अप है, वो पार्टी वोट होता है। वो इम्पैक्ट उनके हल्के के इलेक्शन रिजल्ट्स में आता है। अब ये जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 2008 से 13 की जो असेंबली थी उसमें मुस्लिम लीग काफ से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। वो तकरीबन 35-40 MNA अलहदा हो गए थे, वो छोड़ गए थे। फिर 2013 के इलेक्शंस में नून जीत गई, तो उनका कोई बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। लेकिन जब इलेक्शंस करीब आए तो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से और बहुत सारे हलकों से ये जो इस्टेब्लिशमेंट के वफादार सियासतदान थे, ये पार्टी छोड़ गए। फिर एक जमात बनी जो कि अभी रिसेंट पास्ट में ही है, अभी वो मेरा ख्याल है ख़त्म नहीं हुई, जिसका नाम था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अब जो मौलाना हजरात का राइट विंग वोट है ना, वो पंजाब में कंसिडर होता था बड़े अरसे से कि ये मुस्लिम लीग नून का वोट है ज़्यादा। जब टीएलपी बनी तो इन्होंने टोटल तकरीबन 2.6-2.7 मिलियन वोट लिया है 2018 के इलेक्शन में। और हर हलके में बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पे अगर मुस्लिम लीग नून को 20,000 के मार्जिन से या 15,000 या 10,000 के मार्जिन से शिकस्त हुई, वहाँ पे 30,000, 35,000, 28,000 टीएलपी का वोट था। अब बात यह है कि इलेक्शन जीता अपने ज़ाती धड़े बरादरी के और ऊपर से पार्टी वोट के साथ जाता है। अब जो ये पीटीआई को लोग छोड़ रहे हैं,
अब ये खुद इलेक्टेबल्स हैं, ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जो इनका ज़ाती वोट है मिसाल के तौर पे 25, 30, 35 हज़ार, 40 हज़ार, ये वो ले लेंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़े हों, चाहे वो कोई नई पार्टी फॉर्म कर लें। पीटीआई, जिस तरह वो बाबा जी कह रहे थे ना, खंबे को भी वोट दूंगा, पीटीआई एक नया उम्मीदवार चाहे इंट्रोड्यूस करा दे, अब वो पीटीआई का वोट ले लेगा। अब वो दोनों जब खड़े हो जाएंगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा और थर्ड पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। तो इस तरह पीटीआई डैमेज होगी इलेक्टोरल उसमें। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि प्रेशर की वजह से लोग सिर्फ छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ ये बात नहीं है, पंजाब की सियासत बड़ी डाइवर्स है। इलेक्टेबल के लिए पंजाब में ऑपोजिशन बर्दाश्त करना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हमारे ज़िले गुजरात की। आपको पता है मैं लाला मूसा से हूँ। तो हमारे ज़िला गुजरात में 2013 के इलेक्शंस में एक बड़ी मशहूर शख्सियत थे, वो उनका एक पार्टी हेड से इख्तलाफ हो गया, वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, 62,000 वोट लिया। अब वो रोज़ कोई 30-40 तो शायद पंचायतें खुद जो है ना वो सॉल्व करते हों, लोग अपने मसाइल उनके पास हल कराने आते थे। 70 साल के बुज़ुर्ग आदमी, इलेक्शन में आज़ाद 62,000 वोट ले लिया, लेकिन इलेक्शन हार गए। इलेक्शन से अगली रात उन पर झूठा चोरी का मुकदमा था और वो अंदर थे। अब 70 साल के आदमी पे आप झूठा चोरी का मुकदमा कर दें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऐसी होती है, फिर धड़े इंटैक्ट नहीं रहते। अगर आप अपोजिशन में चले जाएं आपको विक्टिमाइजेशन फेस करनी पड़ती है। ये चीज़ें इलेक्टेबल बहुत कम बर्दाश्त करता है। और दूसरा, इलेक्टेबल को पता होता है कि वोट मेरा ज़ाती है, पार्टी मेरी मोहताज है, मैं पार्टी का उस हद तक मोहताज नहीं हूँ। ऑल्दो ये बड़े शहरों से छोटे शहरों में उन हलकों में शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड कि पार्टी वोट इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्टेबल वोट डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें इलेक्टेबल का एक अच्छा खासा वोट है। और वो जब निकल जाता है, जैसे जनूबी पंजाब में बहुत सारे इलेक्टेबल से उनसे नून लीग की टिकटें वापस करवाई गई। अल्टीमेटली एज अ रिज़ल्ट साउथ पंजाब की एमएनए की 46 सीट्स थी, 27 पे पीटीआई जीती हुई है, और बाकी जो इलेक्टेबल्स थे वो आज़ाद हो गए। जीप का निशान बड़ा मशहूर हुआ था 18 के इलेक्शन में, अगर आपको याद हो, तो नून भी हार गई, जीप भी हार गई। थर्ड जो कैंडिडेट था, जो बेहतर ऑप्शन थी, जिसका छक्का लग गया, वो पीटीआई के उम्मीदवार थे अक्सर जगह पे। अब यही रिवर्सल चल रहा है, अब पीटीआई भी खड़ी होगी। और ये सब उस केस में है, अगर जो कि मेरी ख्वाहिश भी है, खैर मैं उसकी एडवांस ही मजम्मत कर देता हूँ कि बहुत बड़ा ख़तरा है कि पीटीआई पे बैन भी लग सकता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांस है। और ख़ान साहब को ये एंटी टेररिज्म के उसमें कन्विक्ट भी किया जा सकता है और उन पे तायात पाबंदी भी लग सकती है, उन्हें जेल भी हो सकती है। और जैसे हमने पास देखा है वो कहीं बाहर भी जा सकते हैं। तो अगर तो इलेक्शन होते हैं और पार्टी प्रॉपरली अंडर इमरान खान की लीडरशिप कंटेस्ट करती है, तो मैंने आपको ये बताया कि अभी और बहुत सारे लोग छोड़ेंगे। अभी मीडिया ट्रायल होगा, अभी जैसे मतलब बहुत सारे लोग तो मीडिया देख के ब्रेन वॉश होते हैं, बहुत सारे नए इंकशाफात होने शुरू हो जाएंगे। क्या पता फयाजुल हसन चौहान टाइप एक सुल्तानी गवाह बन जाए। जैसे उन्होंने बयान दिया है कि हमें तो खान साहब ने कहा था कि मजम्मत भी नहीं करनी और अटैक भी करना है, तो ऐसे किसी बंदे को सुल्तानी गवाह बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है ऐसी मिसालें, उनको सुल्तानी गवाह बनाएं और खान साहब को कन्विक्ट कर दें। मैं इसकी एडवांस मजम्मत कर रहा हूँ। किसी सियासी पार्टी पे, किसी पॉलिटिकल वर्कर पे इस तरह के मुकदमात और इस तरह का रियासती जबर नहीं होना चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, तो रावल, ये जो मौजूदा सूरत हाल बन गई है मुल्क के अंदर, आप देख रहे हैं बहुत सारा क्यास है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इलेक्शंस होने चाहिए? और अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या इलेक्शंस ही वायबल ऑप्शन है इस मसले से बाहर निकलने के लिए? सुबानी, ये जो आपने सवाल किया ना, ये एक बड़ा लार्ज स्केल और डाइवर्स क्वेश्चन है। आजकल क्राइसिस और केओस सिर्फ पाकिस्तान में एक फील्ड में नहीं है। इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी अलहदा ख़राब है, स्ट्रेटिजिक और सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी अलहदा तबाही के ध्यान पे है, और एक एडिड फैक्टर जो बहुत बड़ा फैक्टर है
91 से जो है आगे अभी तक पिछले 32 ईयर्स दुनिया यूनिपोलर रही है। अमेरिका हैज़ बिन द सुपर पावर। उससे पहले जो 30 ईयर्स की कोल्ड वॉर थी 61 to 91 वो यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान थी। फिर 91 से सिंगल सुपर पावर यूएस रहा। अब दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। चाइना एक पावर बन गया है, रशिया एक पावर बन गया है। अब बड़े डाइवर्स हालात बन चुके हैं। हम आईएमएफ से लोन सिक्योर नहीं कर सक रहे। ये हमारा इकोनॉमिक डायलेमा बहुत बड़ा है। हमारी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बहुत कम हो गए। हमारी इंपोर्ट्स बैन करनी पड़ गई, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बहुत नीचे आ गई। हमारी इंपोर्ट लेड ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत नीचे आ गया। इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है इस वक्त। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि एलीट और जो हमारी ये थोड़ी सी आप कंपैरेटिवली कह लें पुअर या जो क्लास है, ये इस तरह इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती जितनी सफ़ेद पोश मिडिल क्लास तबका इम्पैक्ट होता है। अब जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। तनख्वाहों में गुजारा नहीं है, सफ़ेद पोशी ख़त्म हो रही है लोगों की, अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सक रहे। अब इस तरह की सिचुएशन में जो गो टू सिचुएशन है ना, ये आप पीछे चले जाएं तो हर दफ़ा जब एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो ऊपर जाता है ना, तो दे डिमांड इलेक्शंस। और आपका 88 to 99 यही होता रहा। एक पार्टी पॉपुलर हुई, मूवमेंट चलाई, गवर्नमेंट की लेग पुलिंग की। नवाज शरीफ अपोजिशन में थे तो उन्होंने बेनज़ीर की गवर्नमेंट की लेग पुलिंग की। बेनज़ीर गवर्नमेंट में थी, उन्होंने नवाज शरीफ की लेग पुलिंग की। 4 दौर आ गए, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चल सकी, पॉलिसीज रिवर्स हुई, कोई मतलब एक क्योटिक सिचुएशन थी। फिर आप देख लें उसके बाद जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई तो जो उसका मरकज़ी ख्याल है ना, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस बात पे अग्री किया कि हम इशू टू इशू पॉलिटिक्स करेंगे, हम लेग पुलिंग नहीं करेंगे, हम तख्ते उल्टने पे नहीं आएंगे। जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट हुई गुजरांवाला में, वो नवाज शरीफ ने कॉल ऑफ कर दी जब जज बहाल हो गए। तख्ता उल्टने वो मजमा, काफ़ी बड़ा मजमा था, वो नहीं इस्लामाबाद लेके आए। तो एक टॉन्ट बन गया कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है जी, नूरा कुश्ती चल रही है। अब मसला ये है कि 2013 का इलेक्शन पीएमएलएन जीती, तो 2014 के अगस्त में कादरी साहब और खान साहब इस्लामाबाद थे। वो 4 हल्कों से बात शुरू हुई और इलेक्शन डिमांड होने शुरू हो गए। अब ऑल दो इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन डिमांड के साथ वो सुकून से गवर्नमेंट कर नहीं सके। फिर जब पीटीआई जीत गई तो पीएमएलएन डे 1 से कह रही थी जी हम इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं मानते, आप दोबारा इलेक्शन करवाओ। जब सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको सख्त फैसले करने पड़ते। तो जब पीटीआई ने सख्त फैसले किए, पीएमएलएन उस मौके पे अपॉर्चुनिस्ट बन गई कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। उस टाइम खान साहब नहीं करवाना चाह रहे थे। अब आज पीटीआई का ग्राफ बहुत ऊपर है तो पीटीआई डिमांड कर रही है कि इलेक्शन कराओ। तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली आई गेस इलेक्शन करवा देने चाहिए। बनते भी हैं। जब 90 दिन का टाइम पूरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। ज़ाहिर है मैदान तो वही है, जैसे पश्तों में कहते हैं ना, दा गज दे और दा मैदान दे, कि मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, के आ जाओ। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का थोड़ा मुतालिया करें ना, तो 1977 के जो इलेक्शंस हैं, एक करिज्मेटिक तिलिस्माती लीडर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम। भुट्टो साहब इलेक्शन जीत गए, 9 सितारे उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े लीडर से, वली खान वगैरह। ये 9 सितारों की जो मूवमेंट थी, ये ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में और भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टने में हरावल दस्ता बनी। आज इलेक्शन करा दें, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि जो भी जीत जाए दूसरी जमात इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानेगी। तो इस केओस का सिचुएशन मुझे इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे। कुछ मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए, और मेरा ख्याल है जिस तरफ हालात अब चल पड़े हैं, पीटीआई सबसे ज़्यादा वोकली डिमांड कर रही थी इलेक्शंस,
और उनकी पार्टी में जिस तरह टूट फूट शुरू हो गई है, अब मेरा ख्याल है वो भी नहीं चाहेंगे कि एकदम इलेक्शंस हो जाएं। शायद बेहतर है कि वो कौमी असम्बली में भी वापस आ जाएं और कुछ अरसा एक मिसाक मईशत कर लें, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, सारे मिल के इस मुल्क को इस क्राइसिस सिचुएशन से निकालें और इलेक्शन करवा लें। अल्टीमेटली तो इलेक्शन ही होना है, लेकिन अभी अगर इलेक्शंस हो भी जाएं तो आई डोंट सी अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। ये हालात थोड़े बेहतर हों, क्योंकि इस तरह के हालात में अगर आप इलेक्शन कराएंगे भी तो वो फर्दर पता है स्ट्रीट वैंडलिज्म और हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे कि खाना जंगी सिविल वॉर की तरफ और हालात जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम हमारे इदारे भी इस पोजीशन में हैं कि वो इस सब को कंट्रोल कर लें। तो आई गेस इलेक्शन को कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, अब अगर हम एक चीज़ को नोट करें कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो कारकुन हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं, और अगर ये ऑप्शंस को मतलब अपने इसके अंदर ये अवेल करते हैं तो वो स्ट्रैटेजीज कितने हद तक असर करेंगी? पाकिस्तान में ना तारीखी तौर पे एक फ़नी चीज़ थी कि लोग कहते थे AAA की ज़रूरत है आपको हुकूमत में आने के लिए। अल्लाह पाक तो है ही है। फिर लोग कहते थे अमेरिका और आर्मी। अब जो पीटीआई जिस सिचुएशन में आ चुकी है ना, और जिस तरह करंट गवर्नमेंट पीडीएम फौज के साथ आजकल ये वन पेज पे हैं, अब सिचुएशन ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब अगर तो खान साहब आर्मी से ट्राई करते हैं कि किसी तरह पैचअप हो जाए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोशिश करते हैं पैचअप हो जाए और एक दफ़ा फिर से वो सेम पेज स्टार्ट हो जाए, तो बड़ी आइडियलिस्टिक सिनेरियो है। लेकिन अब वो फौज की रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। ये अगर इंस्टॉलेशंस पे हमले ना करते, अपना एक क्लाउड, अपनी एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ मेंटेन रखते, पार्टी को इंटैक्ट रखते, तो तब तक तो ये पॉसिबल था। अब आई डोंट थिंक सो कि ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इतनी जल्दी वो CTRL ऑल डिलीट होगी, ये नहीं हो सकता। इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनके पास अब मुझे नहीं लगता कि कुछ आ रहा। दूसरी ऑप्शन, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इकट्ठे हो जाएं और वो उनको ये कहें कि लेट्स स्ट्रगल के इदारों को अपनी आईनी हदूद के अंदर भेजा जाए, जो कि होना भी चाहिए। तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में काम करना चाहिए। ये किसी सबॉर्डिनेट का हक नहीं है कि वो एक सिटिंग गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को ट्वीट कर दे कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, या प्राइम मिनिस्टर विजिट पे आए तो टोपी उतार दे कि सलूट ना करना पड़े। सुपर प्राइम मिनिस्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून की हो, चाहे पीटीआई की हो, आने वाले वक्तों में किसी की भी हो, तो वो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को दबाएंगे नहीं, क्योंकि अब आप देखें भुट्टो साहब जब फांसी लगे तो मिलिट्री रूल था, बीबी शहीद हुई तो प्रेसिडेंट वाज एक्स आर्मी चीफ। तो पीपल्स पार्टी के जियाले का सेंटिमेंट कोई इतना अच्छा नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। लास्ट टाइम PMLN के नवाज शरीफ के आउस्टर के बाद वोट को इज्जत दो का स्लोगन आया, तो PMLN का वर्कर भी समझता है कि एस्टैब्लिशमेंट को अपनी आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। अब PTI तो एक लिमिट क्रॉस कर गई है, लेकिन PTI का भी सारा नैरेटिव आज यही है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को स्टेप बैक करवाओ। तो इदारों को भी ये देखना पड़ेगा कि को एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल थ्रेट की सूरत में सिविलियन और मिलिट्री अलग-अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इकट्ठे हैं, ये यूनिटी स्ट्रेंथ वाली बात है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो इदारों को तो ज़रूर पीछे होना चाहिए। खान साहब अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलाय कर जाएं, एक APC बुला लें और उसमें खुले दिल के साथ एक्सपोज कर दें फैसिलिटेटर्स को, तो उनकी एक्सेप्टेंस भी हो सकती है किसी हद तक।
लेकिन वो एक सबसे डेंजरस रूट इसलिए है क्योंकि उसमें एक पॉलिटिकल सुसाइड कमिट हो सकती है। आज खान साहब अगर अपने ओपोनेंट्स के साथ बैठ जाएं तो जो वोटर सपोर्टर उनके साथ इसलिए है ना कि बाकी सब चोर हैं, बाकी सब तो बात करने के काबिल नहीं है, वो वोटर शायद खान साहब के खिलाफ हो जाए कि भाई आपने तो हमें ये बताया पिछले 26 साल, तो आज आप इनके साथ बैठ गए। तो ये सोल्यूशन एक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वायबल है और खान साहब ये करेंगे। वक्त बहुत कुछ करवा देता है, जिस तरह 10 दिन के अंदर पूरी काया ही पलट गई है, तो वक्त आ सकता है ये वाला, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये आएगा। इंस्टेड आई गेस वो खान साहब पॉलिटिक्स छोड़ने पे तैयार हो जाएंगे ये करने के बजाय। तीसरी और सबसे वायबल ऑप्शन जो अभी खान साहब यूज़ कर रहे हैं, आप देखें अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ब्रिटिश एमपीज़ के साथ उनकी वो जूम कॉल थी जिसमें वाईफाई बंद हो गया। उससे पहले यूएस सेनेटर्स की, यूएस कांग्रेसमैन के लेटर्स आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, वो कंडेम कर रहे हैं, यूएस इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो ये पाकिस्तान में बहुत अरसे से होता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल इतना इफेक्टिव इसलिए रहा है कि दुनिया यूनिपोलर थी। आज मल्टीपोलर दुनिया में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क में जहाँ पे चाइना का भी बहुत ज़्यादा रोल है और रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है, वहाँ पे यूएस इतना डोमिनेट करके अपनी चलवा सकेगा, ये आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी होगा। लेकिन खान साहब इज़ ट्राइंग कि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को यूज़ करके अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ा प्रेशर डलवाएं ताकि वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं। अच्छा, अभी जो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, हम इसमें किसी को नाराज़ नहीं कर सकते और हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। दुनिया के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो इस टाइम बहुत सेंसिटिव मोड पे है, लेकिन एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग। ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें हम अपने लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स डिटर्मिन कर सकते हैं और मे बी कि हम पे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस रहे हैं पिछले 75 साल में, उससे किसी हद तक हम आज़ाद हो जाए। ये एक ऑप्शन ज़रूर है। बाकी खान साहब की पार्टी का भी जो ये सफाया हो रहा है, तो कोई पता नहीं है कि इसमें खान साहब को एक मुस्तकिल साथी कुछ मिल जाए जो इनके वफादार भी हों। जिस तरह बाकी पार्टीज़ में एसेट्स बन चुके हैं कि बुर्ज बन चुके हैं, वो अब बाय हुक और बाय क्रोक आप जो मर्ज़ी कर लो, वो हर सूरत में अपने लीडर के साथ खड़े हैं। अब एक और भी मेरे ज़हन में तो आता है वो स्टंट, लेकिन जाहिर है कि बचे तो कोई भी नहीं है। अब ये प्लेयर्स, जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। ऐसा कोई वो जैसे टोपी से खरगोश निकालता ना जादूगर, तो खान साहब कोई ऐसा स्टंट पुल ऑफ कर लें कि ये जितने छोड़ के गए हैं वो इलेक्शन से कोई 2 दिन पहले 3 दिन पहले अनाउंस कर दें कि भाई हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार बैठ जाएं, तो एक तहलका मच जाएगा। जब तक ऐसा कोई मौजाती काम नहीं करते, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन पीटीआई का करंट सिनेरियो में डूम नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म हो, हाँ पॉपुलर वोट बैंक उनका रहेगा, बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो काफ़ी नुकसान उठाते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ना एक और सवाल है कि क्या हमारी सियासी पार्टियों की भी कोई इंक्लिनेशंस हैं? अच्छा, वैसे तारीखी तौर पे ना स्टेट के इंटरनेशनल ताल्लुकात होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस तरह नहीं होते ताल्लुकात, या जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मुआहदे होते हैं, वो भी स्टेट के साथ होते हैं। लेकिन हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो वो मुआहदे भी नल एंड वॉइड हो जाते हैं, वो जो आपकी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो बहुत एविडेंट है कि जो जिस तरह सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन जो हैं, वो पहली दफ़ा चाइना ने कहीं इंटरवीन करके किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में पापा जॉन्स वाले जो वो साहब थे उनको हटवाया था। और वैसे भी जितने भी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशंस हैं उन पे ये इंटेलेक्चुअल्स अपॉइंट होने चाहिए। ये
जनरल्स का मेरिट नहीं होता सिर्फ, ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह उन्होंने इंटरवीन किया था, मतलब दे हैड अ प्रॉब्लम। तो जो आज नज़र आ रहा है विजिबली, जो पीटीएम की जमातें हैं, इन्होंने अपना चाइना का धड़ा पक्का कर लिया, और जो पीटीआई है वो वेस्ट और अमेरिका को इस टाइम फेवर करती नज़र आ रही है। एनालिसिस ज़ाहिर है हमारा है, इसमें हम कोई मुल्क से गद्दारी या किसी की एलिजियंस का दावा नहीं कर रहे। अच्छा रावल, ये बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, लेकिन बिफोर वी रैप अप एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। वो ये है कि इतने सख्त हालात बन चुके हुए हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हुए हैं और मुल्क के किसी भी इदारे पे लोगों को यकीन नहीं रहा। तो इन हालात के अंदर जिस तरह लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनको चले जाना चाहिए या उनको किसी बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए? सुबानी, ये आखिरी सवाल है, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ आजकल बहुत हमारे दोस्त जो हैं वो डिसहार्टन्ड हैं, बहुत हमारे दोस्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन ना तारीख़ी एतबार से जब आप इस्लाम की भी स्टडी करते हैं ना, तो हमें ये सिखाया गया है कि नज़रिए को फॉलो करना है, बंदे को नहीं। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पे अगर आप देखें तो हज़रत अबू बकर ने उम्मत को यही कह के दिलासा दिया कि नबी तो इंसान थे, उन्होंने जाना था, तो आपको जो अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा है वो आप उसको फॉलो करें। तो लोगों को दिलासा दिया। अब हमारे जितने भी सियासी लीडर्स हैं वो इंसान हैं, लीडर हैं, वो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे सामने भी होंगे, वो गायब भी हो जाएंगे, वो हुकूमत में भी होंगे, वो अपोजिशन में भी होंगे। जो चीज़ मैटर करती है वो हमारा मुल्क है। आपने आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, आपने विजन को फॉलो करना है। आप मंशूर पढ़ के वोट देंगे तो क्या आदत अच्छी होगी? जब पर्सनैलिटी देख के वोट देंगे तो यही होगा जो पिछले 75 साल में हो रहा है। मतलब फातिमा जिन्ना गद्दार प्रूव हो जाएंगी, लियाकत अली ख़ान मर्डर हो जाएंगे। मतलब इस मुल्क का जो शराजा बिखरा है वो इसी वजह से बिखरा है कि हमने बरादरियों पे वोट दिए हैं, हमने अपनी पर्सनल पसंदीदगी नापसंदीदगी पे वोट दिए हैं, हमने मंशूर पे वोट नहीं दिया, हमने आइडियोलॉजी के साथ स्टिक नहीं किया। तो अब वो सारे हमारे दोस्त भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और वो उस शेर का सहारा जैसे वो ले रहे हैं ना कि ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। अदलिया से भी डिसअपॉइंट हो चुके हैं। अब अदलिया का कैरेक्टर जो रहा है पिछले 75 साल में, नज़रिया ज़रूरत को इन्होंने प्रमोट किया। भुट्टो साहब को अदालती कत्ल मानी है अदलिया। हर डिक्टेटर ने अपने गैर आइनी इक़्तिदार को अदलिया से वैलिडेट करवाया। मतलब दुनिया के अदालती सिस्टम में हमारा को मेरा ख्याल है 129 नंबर है। हम बहुत लो हैं, लेकिन अल्लाह पाक पे हमारा यकीन है। हम 75 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह तक क़यामत करेंगे। कायद आज़म ने कहा था ना, नो पावर कैन अनडू पाकिस्तान। तो इकबाल का शेर है कि मिलत के सितारों से राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो मेरा उन सब के लिए यही पैगाम है कि इस मुल्क से डिसअपॉइंट मत हो, और अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये साइकिल है, पीटीआई ख़त्म नहीं हो रही, कल दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। नून ख़त्म नहीं हुई, आज दोबारा इक़्तिदार में। पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी, दोबारा इक़्तिदार में। तो ये साइकिल है, और ये हर पार्टी का वर्कर ना इस तरह ग्रूम होता है, और आगे भी होगा इंशाल्लाह। आगे बेहतर दिन आएंगे। रावल, मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ता क़यामत अल्लाह पाकिस्तान को बरकरार रखेगा। इसी के साथ हम अपनी एपिसोड के अख्ताम में पहुंचते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आपके जो क्वेश्चंस थे वो आंसर हुए होंगे। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, आएंगे आपके पास अपनी अगले एपिसोड के साथ। सबसे पहले पाकिस्तान।